द एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हम लोग एक चैप्टर जो है वास्तविक संख्या में हम लोग खत्म कर चुके हैं। पूरा एक्सरसाइज जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितने भी उसमें काम हम लोग किए थे, सारा जो है पूरा बढ़िया से हमने कर लिया है। आज जो है उस चैप्टर के रिगार्डिंग हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, जिसमें ये जो ऑब्जेक्टिव होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को जो है बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिएगा और पूरा लगातार जो है ना इसको देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा इसमें से जो है आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो मैक्सिमम टाइम जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान से करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 लिखते हैं क्या, पार्ट 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे कि पाई क्या है, ठीक है। तो एक चैप्टर में जो आप बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न जो है आप पढ़े हुए हैं कि पाई के बारे में तो आप सब पढ़े हुए ही हैं कि पाई क्या होता है आपका, ठीक है। पाई है, क्या है, पाई है। तो पाई क्या है, पाई है, पाई क्या है। तो ऑप्शन में ए में रहेगा आपका परिमेय, ठीक है। बी में रहेगा क्या, अपरिमेय, अपरिमेय। सी में आपका रहेगा क्या, आपका पूर्णांक। और डी में जो रहेगा आपका इनमें से कोई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। तो आप जानते हैं जो पाई होता है, पाई का जो मान होता है, जो आपका पाई का जो मान होता है, जिसको हम कहते हैं 22.7, ये तो होता है क्या, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन पाई जो सिंबल होता है, जो इसका चिन्ह है, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा क्या, कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर, यानी अपरिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखता है कि 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5 + 2 5 एक संख्या है। 3 + 2 = 5 एक संख्या है। तो कौन सी संख्या है, तो फिर वही बात आपका ए में क्या हो जाएगा, परिमेय, परिमेय। बी में क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। और सी में क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक, ठीक है। और डी में हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं को हम पाते हैं नॉट, यानी एन ओ टी, मतलब क्या, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। नॉन ऑफ दीज लिख लीजिए, चाहे नॉट, ठीक है। नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब नॉन ऑफ दीज। तो कभी भी अगर हम एन ओ टी लिखिए ना, तो नॉन ऑफ दीज लिख लीजिएगा, समझ में आया ना। नॉन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो नॉट का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो अब जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या में जोड़ दिया जाए, घटाव किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा परिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। और अगर अपरिमेय में परिमेय से क्या किया जाए, जोड़ किया जाए, घटा किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये सब जगह यूज होता है। अगर अपरिमेय में जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, अपरिमेय से परिमेय में क्या होगा, परिमेय भी मिल सकता है
अपरिमेय भी मिल सकता है। अब जैसे परिमेय में जैसे हम क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं प्लस 1/2 लिखते हैं। अब जानते हैं क्या होगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया और 1/1 ये मतलब क्या है 3/3 के रूप में है, ये परिमेय है। क्या है ये आपका परिमेय है, ठीक है। और अपरिमेय में परिमेय से करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू लिखते हैं √2 और प्लस क्या आपका लिखते हैं 3/1, ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये क्या होगा अपरिमेय ही मिलेगा, क्या मिलेगा अपरिमेय ही होगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल में हम इसको देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल में देख लेते हैं क्या √3 में √3 से गुना किया जाता है, √3 क्या अपरिमेय संख्या है, √3 क्या अपरिमेय संख्या है। जब गुना करेंगे तो क्या होगा √3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से √3 कैंसिल 3 हो गया, 3/1 क्या हो जाता है आपका परिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है परिमेय हो जाता है। लेकिन वहीं के √2 और गुना √3 ये √2 क्या है परिमेय है, अपरिमेय है, ये √3 क्या है अपरिमेय है, कितना हो जाएगा √6, क्योंकि क्या है ये अपरिमेय संख्या ही है। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि परिमेय में अपरिमेय से करते, परिमेय में परिमेय से करते हैं तो क्या होता है परिमेय ही आता है, और अपरिमेय में परिमेय से करते हैं तो क्या होता है अपरिमेय आता है। लेकिन आप अपरिमेय में अपरिमेय से करते हैं तो इसमें हल करना होता है, इसमें क्या होता है हल करना होता है कि क्या हो, हल करेंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन अगर परिमेय में परिमेय से करते हैं तो आपका परिमेय ही आएगा, परिमेय में अपरिमेय में परिमेय से करते हैं तो आपका अपरिमेय ही आएगा, और अगर अपरिमेय में अपरिमेय से करते हैं तो क्या होता है आपका परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी आ सकता है। तो बताइए यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 + 2√5, ठीक है। तो 3/1 तो लिख सकते हैं आप प्लस 2√5, तो बताइए 2√5 क्या है आपका अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है, ये क्या है परिमेय है। तो जानते हैं परिमेय में अपरिमेय से जो करेगा गुना करेगा भाग करेगा क्या मिलेगा अपरिमेय ही मिलेगा, यानी इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मतलब क्या अपरिमेय ही हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दे सकता है 3 नंबर में कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन देते हैं, कैसे हम परिमेय निकालते हैं इसको हम ध्यान देंगे, ठीक है। कैसे हम परिमेय निकालते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या आपका ए में लिख देते हैं पाई, बी में लिख देते हैं √7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 में लिख देते हैं क्या आपका √17 कितना 25, और यहाँ पे लिख देते हैं डी में कितना 9 कितना 25, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं पाई तो अपरिमेय है, √7 भी क्या है अपरिमेय है, यहाँ पे 25 तो निकल जाएगा 5 से, लेकिन 17 वैसे ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, क्योंकि अगर रूट अगर क्या है 9/25 है तो क्या बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं √9 को √25 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब √9 को अगर हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, और 25 को रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। और अब जानते हैं कि 2 अगर एक पेयर लग गया तो ये क्या होता है 3 बाहर निकल जाता है, और 5 का पेयर लग गया तो ये भी क्या हो जाएगा बाहर निकल गया। अब बताइए 3/5 क्या है अपरिमेय, परिमेय संख्या है कि नहीं है, यानी ये परिमेय है। इस तरह से कह सकते हैं कि 9/25 क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा 9/25 होगा, वो क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा। इसलिए आपका डी नंबर आंसर जो है वो सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है चौथा नंबर में कि बताइए 1.21 संख्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में रहेगा आपका परिमेय, ठीक है। दूसरा में है आपका बी नंबर में अपरिमेय, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक। और आपका तीसरा में सी में क्या है आपका दोनों, और डी में NOT कोई नहीं। तो आप यहाँ पे बताया गया है आपको कि दशमलव के बाद अगर नंबर डॉट आता है, इसका मतलब क्या है कि ये अशांत है, क्या है अशांत है। अब अशांत में अगर नंबर रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, तो वो क्या होते हैं आपका क्या बोलते हैं, अगर नंबर रिपीट होते हैं तो आवर्ती होते हैं, नंबर रिपीट नहीं होते अलग अलग नंबर आते हैं तो क्या होता है अनावर्ती होते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, 2 1 आ रहा है, फिर उसका 2 डबल 1 3 1 फिर 4 मतलब अलग अलग स्पेस में कोई रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब क्या ये अनावर्ती है। और आप जानते हैं अनावर्ती क्या होता है, यानी अशांत अनावर्ती जो होता है
जिसको अनावसानी अनावर्ती भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो होता है अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ये आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आपके 5 में 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे देगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय दे देगा। बी नंबर दे देगा परिमेय, सी में दे देगा पूर्णांक और डी में दे देगा नॉट, मतलब कोई नहीं। तो जानते हैं कि अगर आपको समझ लीजिएगा यहाँ पे पाई और 2 है, बटे की शक्ल में है, तो हम कहेंगे क्या कि परिमेय नहीं। इसको हम क्या इतना लिख सकते हैं, पाई गुना 1/2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो अभी तो हम पढ़े हैं परिमेय में परिमेय को 2 क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ना वो सही हो रहा है। पाई अपॉन 2 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ से आपका 5 हो गया। अब समझ में आया इसमें क्यों ए है, क्यों बी है, क्यों डी है, आपका क्यों सी है। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत है तो बताइए। तो यहाँ पे हमने जो है ना 5 अभिव्यक्ति यहाँ पे देखा। अब इनमें से जो है अब दूसरा अभिव्यक्ति देखते हैं, इसमें से और देखते हैं। ठीक है, ये काफी जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कि बस 2 का एक आदमी 2 का सी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, बी ऑप्शन होगा तो क्यों होगा। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कभी भी ए पे ऑप्शन, बी पे ऑप्शन, सी पे ऐसे करना से कुछ नहीं होगा ना, कि ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट, है ना। उसका रीजन जानना, उसका रीजन समझिए कि क्या है, कैसे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि यदि 5 हो गया था ना 6, यदि आपका क्या बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 में x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है आपका, इसमें x का मान क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दे देगा आपका भिन्न संख्या, बी में दे देगा पूर्णांक संख्या, सी में आपका अपरिमेय संख्या और डी में आपका एनओटी। अब समझिए यहाँ x का मान का मतलब क्या बोल रहा है, x के सामने जो कोएफिशिएंट है, मतलब क्या है, x के सामने जो इसका गुणा में जो है, मतलब x का मान का मतलब होता है कि x के सामने जो अचर पद दिए हुए हैं और उसका संक्रिया दिया हुआ है, वही उसका क्या होता है, मान होता है। तो बताइए -5 क्या है, -5 क्या है, तो -5 तो है 1, इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और साथ में अगर इसको हटा के अगर देखें तो क्या है, माइनस का मतलब क्या है, ये पूर्णांक भी है। क्या है, पूर्णांक भी है। ये दोनों हो सकता है, लेकिन हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भिन्न, तो भिन्न तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि भिन्न जो होता है ना, वो हमेशा जो होता है वो धनात्मक होता है। जो आपका जितने भी भिन्न होते हैं, जितने भी क्या बोलते हैं, आपका जो भिन्न होता है, फ्रैक्शंस होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो परिमेय होता है वो भिन्न में यानी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसीलिए यहाँ पे पढ़े हुए तो बताया गया होगा या नहीं बताया गया तो जान लीजिए कि जो आपका सारे जो भिन्न होते हैं ना, सारे भिन्न एक प्रकार की परिमेय संख्या है। सारे भिन्न जो है एक प्रकार की परिमेय संख्या है, लेकिन सारे परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकते। सारे परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकते क्योंकि परिमेय संख्या माइनस प्लस दोनों में होता है, लेकिन भिन्न जो है ना वो केवल आपका प्लस में होता है, केवल आपका प्लस में होता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, x का मान जो है वो कितना है, -5 है, और -5 क्या है, एक पूर्णांक है। -5 क्या है, -5 जो है एक पूर्णांक है। इसीलिए आपका बी जो होगा, बी आंसर आपका राइट होगा। बी आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आगे कह रहा है कि √3 1 है, √3 1 है। क्या है, तब जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर होता है तो समझ लीजिए क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ हो जाएगा परिमेय, बी में हो जाएगा क्या, अपरिमेय,
अपरिमेय, सी में हो जाएगा पूर्णांक और डी में हो जाएगा NOT नॉट। ध्यान रखिए कि रूट के अंदर अगर आभाज्य संख्या आ गया, रूट के अंदर जो है ना आभाज्य संख्या आ गया तो समझ लीजिए क्या है कि वो तो अपरिमेय होगा ही होगा। तीसरा रूट क्या है, आभाज्य संख्या रूट के अंदर में क्या है, मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर कोई भी x संख्या हो और x को फैक्टराइज करने पर उसका क्या बोल सकते हैं, उसका पेयर नहीं लगे, उसका युग्म नहीं बने, उसका जुड़ा नहीं बने, है ना, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए रूट 3 को अगर आभाज्य बंधन करें तो इसमें पेयर नहीं बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर, यानी आपका रूट 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर पे क्या, 8वां नंबर पे क्या कर रहा है, 8वां नंबर पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या, 64/36, बी √25, सी √9 और डी √3। ठीक है, तो दूसरा क्या कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो बताइए। अगर इसको सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व करें, निकालना चाहें तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को 64 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 2 4 32, 2 से करेंगे क्या होगा 16, 2 से करेंगे क्या होगा 8, 2 से करेंगे क्या होगा 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे तो 1, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 5 1 6, इतना हो जाएगा। अब हम 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 18 2 9 3 गुना 3 3 के 9 9 18 9 36, मतलब अब यहाँ पे क्या 2 का पेयर लगा तो 1 2 बाहर, 2 का पेयर लगा तो 1 2 बाहर, 2 का पेयर लगा तो 1 2 बाहर, 2 का पेयर लगा तो बटा में 1 2 बाहर, 3 का पेयर लगा तो 1 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी 8 और 6 क्या परिमेय है ना, ये परिमेय है, यहाँ परिमेय नहीं होगा। 25 को 25 को अगर फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा 5 गुना 5 आ जाएगा रूट के अंदर में, इसका भी पेयर निकल गया, यानी 5/1, ये भी क्या है परिमेय संख्या। रूट 9 को अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3, यानी पेयर लगे यानी बाहर निकल गया 3/1 तो हो ही जाएगा, ये भी परिमेय है। अब रूट 3 है, रूट 3 का आप निकालिए क्या होगा, रूट 3 गुना 1 यानी पेयर नहीं लगा, मतलब क्या है, यही का परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी रूट 3 क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, आराम से करिए, सारा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि हाँ कैसे ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। ठीक है, सारा बात बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है अगला में 9 नंबर में 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम, लिख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम कितनी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन ए में लिख देते हैं 1, बी में आपका 2, सी में आपका है 5 और डी में है आपका अनंत। ठीक है, तो 9th में आप पढ़े होंगे कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम जो है ना अनंत जो है, अनंत क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं क्या, 9 हो गया ना यहाँ पे। 10 नंबर में देखेंगे कि क्या है, ठीक है। 10 नंबर में कह रहा है कि आपका मसा AB तथा लसा AB तथा लसा AB बराबर है किसके बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन में है या पहला नंबर है, क्या आपका क्या बोलते हैं,
दिया हुआ है क्या आपका बी अपॉन ए के, और डी में है आपका ए गुना बी के, ए गुना बी के। तो आप जानते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं एक चैप्टर में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, अगर ए भी दो संख्या का गुणनफल हो तो बराबर होता है किसके, एचसीएफ और गुना एलसीएम के, इसीलिए ए गुना बी हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग एक चैप्टर में जो है ना एक्सरसाइज 1.2 में जो है हम लोग एचसीएफ से निकाल रहे थे, तो उसमें जो है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये हमने इसमें क्या किया था, जांच किया था कि अगर कोई भी दो संख्या दिया हो उसमें अगर क्या करते हैं, दोनों संख्या में गुना करते हैं और उन संख्या में एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और दोनों को गुना करते हैं, गुणनफल निकालते हैं, दोनों क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी मसा और लसा जो है ना बराबर होता है किसके, ए गुना बी के बराबर होता है। दो संख्या का अगर ए बी का मस और ए बी का लसा दिया हो ना, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मसा और लसा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ए बी का राइट आंसर हो जाएगा, बी का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब याद कर सकता है 13 नंबर क्या होते हैं आपका, 11 नंबर में देखिए क्या है, 11 नंबर क्या है, 11 नंबर बता रहा है कि आपका संख्या 25 एवं 50 की एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए में है आपका 1479, बी में आपका है 1370, सी में है आपका 1250, डी में आपका 90। तो आप जानते हैं ए गुना बी जो होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के इक्वल होता है। तो हमारे पास समय नहीं है कि उसके एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसी को गुना कर देते हैं, तो आपके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। 25 गुना 50 कर देते हैं तो 25 कितना होता है, 125 मिलता है, जीरो लगा देते हैं, मतलब क्या 150 यानी 1250 यानी ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि 12 नंबर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि 1440 में दो का अधिकतम घात, क्या होगा, दो का अधिकतम घात क्या होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है एनओटी। जब भी इस तरह करें तो 1440 का क्या कर लीजिए, 1440 का खर्चा निकालिए। तो इस व्याख्या का नियम तो बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप जाते हैं संख्या पद्धति के संख्या पद्धति का है जो आपका चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उसके प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं और अगर आप चाहते हैं उसमें देखिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में समझने लगा होगा क्या बोलते हैं विभाजिता का नियम, आसानी से उसको समझ सकते हैं उसमें। ठीक है, विभाजिता के नियम को आसानी से समझ सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हम 2 से ही क्यों लगाएंगे, 3 से ही क्यों लगाएंगे। तो 2 से 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 720 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना होगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 45, कितना हो जाएगा, 5 9 45, फिर 9 9। अब बोल रहे हैं कि 2 का घात कितना होगा, 2 का अधिकतम घात पता 2 कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 2 का मान क्या है 5 है। इससे घात कितना होगा 5, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा वो 1440 में 2 का अधिकतम घात जो है ना आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, नंबर बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, बस नंबर बदल जाते हैं। 1440 से 1580 दे देगा, 2 को जगह पर 3 को पूछेगा, 2 का अधिकतम घात कितना है, 3 का अधिकतम घात कितना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है अगला यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के किसे परिकलित करने की तकनीक है, किसे निकालने या परिकलित करने की
करने की तकनीक है। असल में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है क्या, शेषफल, और डी में क्या दिया हुआ है, भागफल। और जानते हैं यूक्लिड ग्राहन एल्गोरिथम का एक्सरसाइज हम लोग 1.1 में हम लोग निकाले हुए हैं। यूक्लिड ग्राहन एल्गोरिथम का यूज हम लोग क्या करते हैं, तो दो धनात्मक संख्याओं का क्या निकालने के लिए करते हैं, तो मौसा निकालने के लिए करते हैं। मतलब यहाँ क्या एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, यानी मौसा निकालने के लिए यहाँ पे एचसीएफ की जगह हम मौसा भी देते हैं और एचसीएफ की जगह पे क्या मौसा, ठीक है। यानी मौसा निकालने की क्या होती है, तकनीक होती है। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना में दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से 13 हो गया, बस कुछ और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इससे आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देंगे। आपको काफी जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो कभी ना कभी बिहार बोर्ड जो है अपने एग्जामिनेशन क्लास 10 के एग्जाम में क्या किया है, पूछा हुआ है, वही आपका ऑब्जेक्टिव है। सारे ये क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव है, तो ये सारे क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव ये जो है ना दिया गया है। जैसे सारे एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 के, उन सबके ऑब्जेक्टिव में से ये ऑब्जेक्टिव आपका एक न एक बार पूछा हुआ है। तो वही सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन परिमेय, निम्न में से कौन अपरिमेय क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो बोला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या, क्या होता है, 13 है, 14 है, 14 मान सकता है, 14 ही होता है, ठीक है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया क्या, √3 है, बी में 4 प्लस √3 है, सी में आपका क्या बोला हुआ है, 2√2 अपॉन में √2 है, और डी में दिया हुआ है NOT, क्या दिया हुआ है, NOT। इसमें कौन सा जो है ना परिमेय, जानते हैं √3 क्या है, आवाज से मिलकर तो होगा ही नहीं, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है तो अपरिमेय होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2√2 और √2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 से √2 के क्या बचा, 2 और 2/1 तो लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी सी आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। 15 निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या, अपरिमेय पूछ रहा है, ठीक है। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा √7 बी में क्या दिया हुआ है आपका 2√5, सी में दिया हुआ है आपका √3 और √5, और डी में दिया हुआ है आपका, डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है हाँ 25 और कितना आपका 48। तो क्या पूछा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या इसमें से कौन नहीं है, अपरिमेय संख्या इसमें से कौन नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है तो मतलब क्या, अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे आपका 50, ठीक है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसको मतलब क्या है, अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या, अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 का स्क्वायर होता है 5 और 81 का होता है क्या 9, तो 5 + 9 क्या हो गया आपका अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाने वाला है। अब आगे देखिए 16, ये व्यक्ति 16 नंबर व्यक्ति क्या है, इसे बोल रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होता है, क्या होता है, मतलब दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए ए में 1, बी में आपका 2, सी में आपका है 5 और डी में आपका क्या है, डी में आपका 3। तो बताओ सम संख्या, दो लगातार सम संख्या कौन होंगे, आप 2 होगा और 1 क्या होगा,
इनका अगर हम मसा निकालते हैं तो क्या होगा, 2 में 4 से भाग दे दो, यानी 2 दूना 4, 0 आ गया, और 0 आ गया तो आपको भाजन क्या होता है, मसा होता है, मतलब क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सुनिए अगला 17वां नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप समझते हैं अभाज्य संख्या का डेफिनेशन याद रखिएगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है, 8 9 8 हो जाएगा, बी आपका क्या बोलते हैं 15 है, सी आपका क्या 3 है, और डी है आपका क्या 13 है। बताते हैं अभाज्य संख्या 13 नहीं आपका क्या 16 है। ठीक है, तो जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसका केवल दो जो है ना गुणनखंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी 2 से मतलब एक खुद और वो क्या होता है, एक खुद और एक, वो सब क्या है आपका अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर 8 का देखा जाए, 8 का अभाज्य संख्या एक हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 4 भी हो सकता है, एक खुद 8 हो सकता है। देखिए 2 से अधिक हो गया, मतलब ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। 15 का अगर देखें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और खुद 15 हो जाएगा। 3 है, इसी का ये हो जाएगा क्या आपका अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके पास 2 एक फैक्टर है, एक खुद और एक खुद। 16 का अगर निकाले तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी है, फिर क्या हो जाएगा आपका 8 भी है, फिर क्या हो जाएगा आपका 16 भी है। मतलब ऐसी संख्या जिससे केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी में लगा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 3 नंबर आपका हो जाने वाला है। यानी 3 जो होता है क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो याद रखिए। दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब पूछता है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा। दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 0.11, बी में दिया हुआ है क्या 0/0.55 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है कितना 0.44, और डी कितना दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है यहाँ पे क्या 0.22 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ये 25 में क्या था, तो 11 से भाग दो, तो 25 में 11 से भाग नहीं लगा, काम क्या 0.0 देंगे, 1 0 25 होगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 0 0 25 होगा कितना हो जाएगा 100, यानी कितना है दशमलव प्रसार 0.44, कितना आया 0.44, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा 0.44 हो जाने वाला है यहाँ पे। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 + √3 एवं 3 + √3 और 3 + √5 संख्या है, एक संख्या है। तो ए में दिया हुआ है परिमेय, ए में परिमेय, बी में आपका अपरिमेय, सी में आपका पूर्णांक दिया हुआ। ठीक है, और डी में आपका NOT। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 + √3 और क्या दिया हुआ है 3 + √5 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, अब करना क्या है, तो एक बार 3 में जो है पूरा नंबर से जो है ना सबसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर +√3 में क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 में 3 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर +√3 में क्या करेंगे आपका 3 √3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 3 के कितना हो जाएगा 9, 3 में √3 से करेंगे तो क्या होगा 3 √3 हो जाएगा, प्लस 3 में √3 से क्या हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, अब +√3 क्या हो जाएगा √3 का
स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 तो ऐसे ही ठीक है, 3 रूट 3 और 3 रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 को 3 रूट कितना 6 को रूट 3, मतलब ये बाहर वाले को जोड़ देते हैं, अंदर वाला वही रहता है। अब रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर से रूट 3 सीधे 3 हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा 12 अपना 6 रूट 3। तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय का मतलब कितना मिलता है आपका अपरिमेय ही मिलता है। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है आपको इसे ही दे देगा 3 प्लस 3 और आपका गुना 3 प्लस 3 और यहाँ पे गुना रूट 3 प्लस रूट 3 और इस तरह देगा डॉट में, ये गुना ही है। कौन संख्या है, कौन संख्या है, कौन संख्या है, ठीक है। ए में वही कर देगा आपका परिमेय, बी में आपका क्या बोलते हैं अपरिमेय, और डी में आपका एनओटी, डी में आपका एनओटी दे देगा, ठीक है। अब तो सॉल्व कर दीजिए, मतलब क्या रूट 3 में 3 प्लस रूट 3 से क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 रूट 3 हो जाएगा, अब प्लस रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट 3 रूट 3 प्लस क्या 3 हो जाएगा। देखिए ये क्या है अपरिमेय, ये क्या परिमेय क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि परिमेय अपरिमेय काम करते क्या मिलता है अपरिमेय ही मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे 20 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसमें क्या क्या बोला हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर में बोल रहा है कि भाज्य बराबर डैश गुना आगफल प्लस शेषफल यहाँ पर दिया इसे क्या हो शेषफल, ये में दे दिया है क्या, क्या दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे दे दिया हुआ है क्या मौसम, बी में मौसम, सी में आपका भाजक और डी में एनओटी। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भाग का जो शेषफल होता है, बात की है छोटे क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भाग का जो शेषफल होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। 21 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर में 21 नंबर में क्या बोल रहा है, 21 नंबर में बोल रहा है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि को कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एक है ए में क्या अंकगणित, बी में क्या है बीजगणित, ठीक है। सी में क्या है आपका, सी में दिया हुआ है क्या, सी में आपका क्या है सांख्यिकी, और डी में क्या है क्या फलन, क्या फलन, ठीक है। क्या दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि को क्या कहते हैं, फलन विधि भी कहते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि को क्या कहते हैं फलन विधि भी कहते हैं। ये आपसे बिहार हो जाए ना, एक बार ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन की विधि को क्या कहते हैं, या यूक्लिड विभाजन की विधि क्या होती है, तो फलन विधि भी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ से हमारा एक हो गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। अब मैक्सिमम बार ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा, और सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है क्यों बी आया क्यों नहीं आया, आपको यहाँ पे सारा जो है ना सॉल्व करके ही बताया जा रहा है कि कैसे आ रहा है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे अगला में 22 नंबर में कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है, 22 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि
यदि हर का गुणन यदि हर का गुणनफल 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n में होता है, n के रूप का होता है, n के रूप का होता है, तो n के रूप का होता है तो mn, तो आपका तो क्या होता है, ठीक है, हाँ होता है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या 1.4 में हम लोग किए हुए हैं, इसमें कुछ एक परिमेय भी था जिसमें बताए हुए थे कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ हो, कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ हो, उसके हर का आभाज्य गुणनफल करने पर अगर 2m या 5m के फॉर्म में होता है तो वो परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। वो क्या होगी, शांत होगी। इसमें ऑप्शन में हम तो पहले बता दिए हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, अशांत, अनावर्ती, ठीक है, बी में दिया हुआ है क्या, आवर्ती, सी में दिया हुआ है क्या, शांत, और डी में दिया हुआ है एनओटी। तब जानते हैं कि दो अगर हर का आभाज्य गुणनफल किया जाए तो क्या हर का जो आपका गुणनफल है अगर 2 और 5 के फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, वो जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है शांत। क्या हो जाती है, शांत। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब अगला में कह रहा है आपका 23 नंबर में, 23 नंबर में क्या बोल रहा है, 23 नंबर बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है अगर ए कह रहा है यदि ए बराबर दिया हुआ है 2, बी बराबर दिया हुआ है कितना, ए बराबर दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। ऐसे लिखते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम, यदि विभाजन एल्गोरिथम, यदि विभाजन एल्गोरिथम क्या दिया हुआ है, यदि विभाजन, तो बोल रहा है यदि विभाजन एल्गोरिथम, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर dq प्लस r, ए बराबर dq प्लस r में अगर ए जो है आपका दिया हुआ है कितना 72, ठीक है, और आपका अगर b दिया हुआ है कितना, b अगर दिया हुआ है कितना 9, और यहाँ पे q दिया हुआ है कितना, q दिया हुआ है 8, तो r क्या होगा, तो r क्या होगा, तो r क्या होगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है a का दिया हुआ है कितना आपका 1, b का दिया हुआ है कितना आपका 3, c का दिया हुआ आपका कितना 5, और d का दिया हुआ है कितना आपका, c का दिया हुआ है कितना आपका 0, और d का दिया हुआ है NOT। तो हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, dq प्लस r होता है, और a कितना है 72, b कितना है तो आपका 9, और गुना में कितना है 8, आपके पास हमको r निकालना है, देखिए 9 से 72 हो जाएगा, ये कितना 72 प्लस में r, अब r को निकालना है तो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, घटाएंगे 72, यहाँ क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और कितना r हो जाएगा, इसको बराबर r, यानी r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा 0, यानी ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 तथा 10 एवं 10 और ये 10 एवं 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, कितनी अभाज्य संख्या होगी, 10 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में कितना दिया हुआ है आपका 5, बी में कितना दिया हुआ है आपका 6, डी में कितना, सी में कितना दिया हुआ है, सी में कितना दिया हुआ है, तो सी में कितना दिया हुआ है, तो इसको जो है हम लिखते हैं क्या 15, ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो ठीक है, तो 6 है, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और डी में कितना दिया हुआ है NOT, मतलब क्या इनमें से कोई नहीं, बताइए 10 और 40 के बीच में एक तो आभाज्य संख्या मतलब जैसे केवल 2 फैक्टर होता है, देखिए 11 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13, ये कितने 14 15 16 नहीं होगा 17 हो जाएगा, ठीक है, 18 नहीं होगा 19 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 21 22 नहीं 23 हो जाएगा, ठीक है, 27 28 29 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑप्शन सी का राइट आंसर, यानी कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा, यानी 2 आपका क्या होता है 10 और 40 के बीच में कितनी आभार संख्या होती है, इतना होगा। तो इतना आपको क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, आभार संख्या ध्यान में रखिएगा तो आपका सारा बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 नंबर जो हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव है तो पूछ सकता है प्रथम कितना 40 का सकता है 50 का प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम आपको जो पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए हैं, ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है क्या आपका 50 49 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है आपका कितना आपका 1239 1240 दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है कितना 1275 दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है कितना 350 दिया हुआ है। तो हम आपको बताया था कि जब भी बोले प्रथम 50 60 70 80 ऐसे दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, सीधे एक फॉर्मूला लगाते हैं क्या n प्लस 1 अपॉन में क्या 2 करते हैं। अब n हमारा कितना है तो 50 है, तो 50 लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 50 प्लस में क्या 1 का बटा में क्या 2, तो यहाँ पे 50 हो गया, और 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 51 अगर हम कर दीजिए 51 में क्या कर देंगे 50 से गुना कर देंगे, 0 0 5 1 5 50 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 0 5 और यहाँ 25 हो जाएगा। 25 50 में क्या करेंगे आपका 2 से भाग देते हैं, तो 2 2 कम 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 2 गुना 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 2 बचे 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 2 बचे कितना 10, यानी 12 से कितना 75, यानी ऑप्शन सी होगा। अगर इस तरह बोले तो फॉर्मूला ये याद रखिएगा। वैसे बहुत सारे नंबर का जो है जैसे 2 सम संख्या का लगातार 50 सम संख्या का योग कितना है ना, लगातार 100 सम संख्या का योग कितना है, लगातार क्या बोलते हैं 20 50 60 प्राकृत संख्या का सम कितना है, ये कितना होता है, इन सबको जो है फॉर्मूला के थ्रू जो हम एक स्पेशली वीडियो में जो है इन सबको बता दिए हैं। और इस तरह से यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव आपका खत्म होता हुआ, यानी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1275 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो है वो खत्म हुआ। या हमने जो बोला था कि ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे कराएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है ये खत्म होता हुआ। ठीक है, अब जो है अगले क्लास में जो है हम अपना चैप्टर 2 यानी बहुपद यानी पोलिनोमियल के बारे में हमने जो क्लास 9 में भी पढ़ा है, अब इसको हमको क्लास 10 में भी पढ़ना है। बहुपद बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस उसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर 2 बहुपद का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो है यहाँ पे आप डेली जो है आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, आप उस वीडियो को जो है ना यहाँ पे एमर्स ऑनलाइन क्लासेस से आप क्या कर सकते हैं, हर एक वीडियो को देख सकते हैं, हर एक चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो जो भी वीडियो बना होगा उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से जो है अपने मैथ को जो है ना काफी आसानी से काफी सिंपली आप वहाँ पे देख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, बिना कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं बताया गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट के अनुसार ही मैथ में सारा बात कराया गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट का, आप जानते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट का मैथ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रटाने से कुछ नहीं होता है। बस ऑब्जेक्टिव में जो है आपका बस 2 का ए 3 का सी ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ही ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। तो अगर आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अगले क्लास में जो है हम लोग 2 चैप्टर का बहुपद के बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें जानेंगे। और बहुपद जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो है आपको क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपको ज्ञान जो है आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, तो अगले क्लास में जो है हम लोग बहुपद के साथ मिलेंगे। चलिए ठीक है।